वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का लास्ट टॉपिक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड के ये 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थे। FCFS प्योरली नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, SGF कैन बी प्रिम्प्टिव, कैन बी नॉन प्रिम्प्टिव, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी प्रिम्प्टिव, कैन बी नॉन प्रिम्प्टिव, एंड द लास्ट वन इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जो कि आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ प्योरली प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, ये केवल प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम है, नॉन प्रिम्प्टिव ये नहीं हो सकता। तो इट इज़ प्योरली प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, it is designed specially for time sharing operating system. In this scheduling, CPU is allocated to each and every process residing in ready queue for fixed time slice called as time quantum. Once a process is executed for a given time period, it is preempted and other process execute for a given time period. ओके ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3 रेडी क्यू के अंदर, उनको एग्जीक्यूट होना है। तो उनको सबको दो दो, मान लीजिए टाइम क्वांटम है आपका 2 मिलीसेकंड, तो 2-2 मिलीसेकंड का टाइम बांट दिया जाएगा जो भी उनका होगा। तो 2 मिलीसेकंड के लिए एक प्रोसेस आएगा, फिर प्रिम्प्टेड कर लेंगे, फिर 2 मिलीसेकंड के लिए दूसरा आएगा। इस तरह से साइकिल चलता रहेगा और जैसे जैसे उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता जाएगा वो जो है टर्मिनेट होते जाएंगे, प्रोसेस जो है टर्मिनेट होते जाएंगे। तो इससे क्या होता है टाइम क्वांटम देने से कि हर प्रोसेस को मतलब यूजर जो होता है जिसका प्रोसेस रन हो रहा है उसको लगता है कि केवल उसी का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे क्या है ज़्यादा जो है स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस और ज़्यादा हम इफ़िशिएंटली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। Characteristics of RR algorithm. Each process is provided a fixed time to execute called a time quantum. Okay? यदि इस प्रोसेस का मान लीजिए CPU बर्स्ट टाइम है 4 और टाइम क्वांटम है 3, तो 3 मिलीसेकंड होते ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म होते ही उसको प्रिम्प्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, यदि प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम है 4 ले लीजिए और टाइम क्वांटम है 6, तो 4 पे ही वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। द टाइम स्लाइस इज फिक्स्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज जनरली 1 to 100 milliseconds. Turn wise, each process get the CPU for time quantum. When the time expires, the CPU is preempted from the process and allocated to the next process. It is purely preemptive algorithm क्योंकि प्रिम्प्ट होगा ही होगा। जैसे उसका टाइम स्लाइस खत्म होगा उस प्रोसेस को से CPU को डीएलोकेट कर दिया जाएगा, प्रोसेस को CPU से प्रिम्प्ट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस की टर्न आ जाएगी। तो ये प्योरली प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम है। द परफॉर्मेंस ऑफ RR एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ TQ। टाइम क्वांटम कितना लेते हैं, छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे, ये सिस्टम जनरेट करता है। इसका टाइम क्वांटम सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इस टाइम क्वांटम से ही, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो टाइम क्वांटम के साइज पे डिपेंड करती है। यदि हम इसको बहुत बड़ा लेंगे 10 मिलीसेकेंड या जो भी बहुत ज़्यादा, मतलब 90 कितना भी हो सकता है, इफ़ TQ इज टू लार्ज देन RR एल्गोरिथम ऑलमोस्ट लाइक FCFS. If TQ is too small, then overhead of context switching increased. context switching मतलब सेव स्टर, मतलब बहुत छोटा होगा तो जल्दी जल्दी उसको हर प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा, फिर नया जो प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको रीस्टोर करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, बार बार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ओवरहेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज्ड। यदि TQ बहुत स्मॉल होगा तो प्रोसेस की स्टेट सेव और स्टेट रिस्टोर का जो प्रोसेस होगा वो बढ़ जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, लेट TQ इज 3 मिलीसेकेंड। क्वेश्चन जब आप टाइम क्वांटम से सॉल्व करने बैठेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली, यदि तो एग्जाम में दिया गया है, नॉर्मली दिया जाएगा TQ इज इक्वल टू कितना है आपका टाइम क्वांटम, उसके हिसाब से आपको गैंट चार्ट बनाना है। लेकिन नहीं दिया गया तो आपको कुछ एज्यूम करके उसके हिसाब से चार्ट बना के उस हिसाब से एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मली 3, 4, 5 आप देख लीजिए। CPU बर्स्ट टाइम बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, 15, 20, 25 ऐसे दे रखे हैं, तो
8 या 9 भी ले सकते हैं, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादा केसेस में टाइम क्वांटम जो है क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है। प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस हैं, उनका CPU बर्स्ट टाइम है 5386 और TQ है आपका 3 मिली सेकेंड। तो गैंट चार्ट कैसे बनेगा देखें। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है इसको, देखो 3 मिली सेकेंड से ज़्यादा किसी प्रोसेस को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले P1 आया, जैसे इसके 3 मिली सेकेंड पूरे हुए इसको प्रिम्प्ट कर लेंगे, तो इसके 2 बच गए हैं अभी, ठीक है। वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, कंप्लीट नहीं हुआ। फिर P2 आया, P2 को 3 के लिए दिया जाएगा, लेकिन इसका CPU बर्स्ट टाइम भी 3 था, तो 6 पे ये P2 का एग्जीक्यूशन तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो जाएगा और P2 जो है टर्मिनेट हो जाएगा। फिर 6 मिली सेकेंड पे क्या मिला, P3 को मिला। P3 को 8 है तो 3 मिल गया, तो बचा कितना 5, वो बाद में एग्जीक्यूट होगा जब उसकी टर्न आएगी, तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। P4 का कितना है 6, तो 6 में से 3 एग्जीक्यूट होंगे, 3 मिली सेकेंड के लिए ही मिलेगा एक बार टाइम क्वांटम, क्योंकि 3 मिली सेकेंड है, ठीक है। P4 का 12 पे बाहर निकला, अब बचा क्या, P2 तो आपका टर्मिनेट हो चुका है, अब वापस से राउंड रॉबिन है, ये राउंड मतलब उसी हिसाब से चलेगा। अब नेक्स्ट P1 को मिलेगा, P1 के 2 ही बचे थे, हमने देखा था ना 3 हो गए 2 ही बचे थे, तो 12 और 14, यहाँ 14 पे ही बाहर निकल जाएगा, 3 कंप्लीट नहीं करेगा, देखा जाए तो 13, 14, 15 पे होना चाहिए, लेकिन 2 पे ही कंप्लीट हो जाएगा, P1 टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए 14 पे ही इसका एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और P3 की टर्न आ जाएगी। P3 को फिर से 3 मिली सेकेंड के लिए दिया, तो 3 पहले दिया, 3 अब दिया, तो 6 बचे कितने 2, तो 2 आपके लास्ट में मिलेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टर्न आएगी P4 की, P4 की भी क्या था कि 3 हो चुके थे, 3 और बचे हैं, तो 17, 18, 19, 20 3 हो गए आपके और यहाँ पर आपका सॉरी P3 के, हाँ 3 हो चुके थे, 3 बचे हैं, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा P3 के लिए, और टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा चारों प्रोसेस का 22 मिली सेकेंड। अब इसमें वेटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों आप इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा। देखो P1 का वेटिंग टाइम है 12-3, ये आपको समझ में आ रहा है, आते ही मिल गया 0, यहाँ पे उसने कोई वेट नहीं किया, लेकिन 3 से लेकर 12 तक इसने वेट किया, फिर इसकी टर्न 12वीं मिली सेकेंड पे आई, तो 12 से लेकर 3, 12-3, 9 मिली सेकेंड इसने वेट किया नेक्स्ट, और फिर उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये P1 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। P2 का वेटिंग टाइम केवल 3 है, क्योंकि 3 पे ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद P2 टर्मिनेट हो गया, P2 फिर वापस यहाँ पे गैंट चार्ट पे हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। P3 का वेटिंग टाइम कितना है, फर्स्ट वेटिंग टाइम तो 6 है, 6 के बाद में नेक्स्ट वेटिंग टाइम है 14-9, ठीक है, और नेक्स्ट वेटिंग टाइम है 20-17, इस तरह से ये P3 का वेटिंग टाइम निकलेगा। P4 का वेटिंग टाइम कितना है बच्चों, यहाँ पर आएगा 9 आएगा, 9वें मिली सेकेंड पे इसको मिला। फिर P4 का आएगा 17-12, ठीक है, तो 17-12, तो ये हो गया आपका 14। अब 9 + 3 + 14 + 14 ऐड करके आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गैंट चार्ट अच्छे से बनाएं, उसी से फिर आप वेटिंग टाइम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका टाइम क्वांटम 4 मिली सेकेंड है, P1, P2, P3 है, CPU बर्स्ट टाइम है आपका 24:33। तो गैंट चार्ट आपका मैंने बना दिया, लेकिन वेटिंग टाइम आप खुद कैलकुलेट करेंगे। देखिए गैंट चार्ट इज गिवन एट लाइक दिस, आपको वैसे हालांकि बाद में P1 ने ही एग्जीक्यूट होना है इसके अंदर, लेकिन आपको इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि शो आपको 4 मिली सेकेंड से करना पड़ेगा। यहाँ पर P1 का 4 हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद में कितना बच गया, 20 बच गया, यहाँ पर ये 7 पे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि P2 का कितना है 3 ही है, 4 और 4 8 पे निकलना चाहिए था, लेकिन 3 पे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से P3 का भी 3 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो 20 मिली सेकेंड बचा है उसको आप पूरा, हालांकि उसी को CPU करेगा, लेकिन क्योंकि वही प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर बचा हुआ है, लेकिन आप जब गैंट चार्ट बनाएंगे तो उसका 4 मिली सेकेंड के हिसाब से शो करते हुए बनाएंगे, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 36, 26, 26 से 30, तो ये 30 - 20 10, मतलब टोटल कितना बनाया 20 जो CPU बर्स्ट टाइम बचा हुआ था उसको आप इस तरह से बनाएंगे। अब आप इसका वेटिंग टाइम जो है, और हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, ये आप खुद कैलकुलेट करें। ओके, थैंक यू बच्चों।
आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम राउंड रॉबिन के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चारों कंप्लीट हो चुके हैं और यूनिट सेकंड के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक है एल्गोरिथम एवेल्यूशन। इसका PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। इस हिसाब से अब आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई। थैंक यू।